गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज डेट है 10 सितंबर और ये है आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो पहली न्यूज़ है इंडिया चाइना ट्रुप्स डिसएंगेज एट एलएसी फ्रिक्शन पॉइंट इन लद्दाख। तो ये हमारे GS2 का जो पार्ट है विच इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो अभी इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने 15 राउंड्स के टॉक तक इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन 16th राउंड जो कि 8 सितंबर को कंप्लीट हुआ है उसके अंदर कुछ सहमति बनी है और दोनों की ट्रुप्स जहाँ पे LAC में लद्दाख के आसपास कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ से ये पीछे हटे हैं। ठीक है। इसका जो प्राइमरी रीज़न है ऐसा माना जा रहा है कि अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की एक मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर मिस्टर ZN मोदी की मीटिंग अब हो सकती है, इसको लेकर श्योरिटी नहीं है, लेकिन आई थिंक समहाउ इट इज़ ये थोड़ा सा मैसेज दिया जा रहा है कि चाइना की तरफ से कि भाई दे वांट पीस एंड फर्दर बुलशिट। सो माय पॉइंट इज़ अभी हमको UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का क्या है कि हमको SCO के बारे में पता होना चाहिए, जैसे शंघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2001 में बनाया था। इसके 8 जो टोटल 8 मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान प्राइमरीली मेंबर नहीं थे, इनको 2017 के अंदर ऐड किया गया था। अगला जो पॉइंट है वो है कि इसकी जो SCO की जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है वो रशियन एंड चाइनीज़ है। आई थिंक we also should take a lesson from them that we should promote our local languages, at least in local forums at least, right? तो देखो, इससे पहले भी ना प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत किस किस का पार्ट है। ये जो UPSC 2002 का जो 2022 का जो प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग, इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमे एंड शंघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पे एक लिस्ट दी है इन केस आप सिमिलर क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ रिपीट होता है, और एटलीस्ट वी शुड नो कि अगर कल को तो हम इसको ऐसे में लिखें या फिर हमारे जनरल आंसर्स में लिखें, वी शुड नो इंडिया इज़ पार्ट ऑफ विच अदर लोकल फॉर्म्स। ठीक है। तो इंडिया इन सब का पार्ट है। जस्ट पॉज योर स्क्रीन एंड रीड देम वंस। इनके एक बार आप फुल फॉर्म भी देख लेना, जिन जिनका मेरे को पता है उनका मैं बता देता हूँ आपको। WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR इज़ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट और समथिंग सिमिलर इज दैट। आप एक बार इसका चेक करें ना, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस। UNESCO तो ये वाला जो है हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। UN हमारा यूनाइटेड नेशन है। SCO भी हमने देख ही लिया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ये साउथ एशियन कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम ऐसे करके कुछ तो है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसका मेरे को नहीं पता। ISO इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, और जो है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, उसके अलावा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, और G15 ये सारे ग्रुप है। G15, G20, G24, G77 और G5। तो जो ये G5 है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो भी हैं अभी, जैसे ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, एंड देयर आर 2 मोर एक्चुअली। तो ये टोटल जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमी कंट्री है उनका पार्ट है G5। ठीक है। उसके अलावा ब्रिक्स, BIS, बिम्स्टेक, आशियन, ये आई थिंक इसका एशियन होना चाहिए। तो आशियन का जो रीजनल फॉर्म है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप इन सब की एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, सॉरी मैं भूल गया अभी इसका, लेकिन कुछ तो इसका फुल फॉर्म है अच्छा सा। अगला जो क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लेना इनकी फुल फॉर्म कि भारत कौन किस किस का पार्ट है। ठीक है। जो अगला जो न्यूज़ है वो है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज बेल टू जर्नलिस्ट कप्पन।
तो जो जर्नलिस्ट कप्पन हैं उनको 2020 के अंदर यूएपीए का जो हमारा एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंदर इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था एंड ही वाज इन कस्टडी फ्रॉम पास्ट 18 मंथ्स। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है और जो हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमें पता होना चाहिए कि यूएपीए क्या है और इससे रिलेटेड फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल काम करता है और क्या ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले यूएपीए के बारे में देख लेते हैं। तो यूएपीए विच इज़ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट इज़ बीइंग यूज्ड इन प्रिवेंशन डिटेंशन विच इज़ नॉन बेलेबल। ठीक है, जो प्रिवेंशन डिटेंशन वाले केस होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, एक्सेप्ट इन सम केसेस जहाँ पे विमन हो गए या फिर 15 साल या उससे छोटी उम्र के जो बच्चे हो गए जिनको जुवेनाइल बोलते हैं, और जो फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, फिज़िकली मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, उनके लिए एक्सेप्शन रखा गया है और उनको बेल मिल जाती है। अगर यदि आपको पता हो रिसेंटली भी जो 30 सैतलवाद का जो केस था उसके अंदर भी उनको बेल दी गई थी। राइट, तो अब सबसे पहले डिटेंशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो प्यूनिटिव होता है उसके अंदर तो ये होता है कि उनको सजा दी जाती है, राइट, और प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर ये होता है कि जब गवर्नमेंट को या फिर जो गवर्नमेंट को नहीं, जब पुलिस सिस्टम्स को या फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम को ये लगता है कि दैट पर्सन कैन कॉज सम डैमेज टू नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, तब वो उनको पहले से उनको डिटेन कर लिया जाता है विदाउट एनी ग्राउंड। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22। तो अगर आपको आर्टिकल 22 के बारे में पता हो तो इसके अंदर टोटल 6 क्लोज है एज फार एज आई नो। तो इसका जो पहला क्लोज है वो ये कहता है कि अगर यदि आप किसी को डिटेन करते हो तो यू हैव टू टेल हिम ऑन व्हाट ग्राउंड ही और शी हैज़ बीन डिटेन्ड, दैट पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड, राइट। और उसको अपने एक तो उसको ये जानने का अधिकार है कि किस ग्राउंड पे उसको डिटेन किया गया है और कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा, और वो अपने जो मनपसंद का वकील वगैरह है वो चूज़ कर सकता है, राइट। जो सेकंड केस है और इसका जो सेकंड प्रोविज़न जो है आर्टिकल 22 का, वो ये कहता है कि जो प्रिवेंशन डिटेंशन होता है वो 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो थर्ड वाला है उसके अंदर ये जो पहले और दूसरे जो है वो थर्ड जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें लिखा गया है कि अगर यदि कोई एनिमी एलियन हो या फिर ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो उसके अंदर दोनों, पहले जो पहला और दूसरा है वो दोनों के दोनों अप्लाई नहीं होते हैं। आई थिंक लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू, एक बार लेट मी जस्ट कंफर्म इट वंस अगेन। आर्टिकल 22, ठीक है, हाँ सॉरी, आज जो इसका पार्ट 2 है, हाँ मेरे को लग ही रहा था कि आई वाज रॉन्ग। तो जो पार्ट 2 है, देखो पहला पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट, कि दैट पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही और शी हैज़ बीन डिटेन्ड, और उसको राइट टू कंसल्ट है और वो अपने मर्जी का लीगल प्रैक्टिशनर चूज़ कर सकता है। जो सेकंड है उसके अंदर ये है कि जिस किसी को डिटेन किया गया उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को उनको 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको उस पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर ट्रैवल। जैसे मान के चलो कि अगर मेरे को यहाँ पे डिटेन किया गया है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो काफ़ी दूर रहते हैं, तो जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसको हटा दिया जाएगा। या फिर मेरे को अगर नाइट में अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तो क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो अर्ली मॉर्निंग में बैठेंगे, राइट, तो तब तक के लिए जो टाइम है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बट पॉइंट ये है कि विद इन 24 आवर्स दैट पर्सन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फर्दर उसके बाद में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो फर्दर एक्शन बताते हैं कि दैट पर्सन शुड बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। ठीक है, हमने इन दोनों कस्टडी के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आई वॉन्ट यू टू जस्ट वंस अगेन चेक दैट कि इन दोनों कस्टडी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर के भी 2022 के अंदर क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट है हमने वो बता ही दिया कि ये एनिमी एलियन के केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये पहले और दूसरा, जो कि एक तो हमने कहा था कि ग्राउंड बताना चाहिए और अपनी मर्जी का वकील चूज़ कर सकता है, राइट, और जो दूसरा वाला था कि जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है, ये पार्ट 3 के अंदर बोला गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर और एनिमी एलियन के केस में ये दोनों अप्लाई नहीं होते। एनिमी एलियन यानी कि जो भारत से बाहर, सबसे पहली बात तो वो स्पीशीज़ जो कि
यहाँ की इस धरती की नहीं है। एक तो उनको एनिमी एलियन माना गया है, दूसरा जो कि भारत के बाहर के लोग हैं उनको भी, या फिर जो एनिमी कंट्रीज़ है उनके लोगों को ये दोनों फैसिलिटी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो और हाँ, जो इसका फोर्थ पार्ट है आर्टिकल 22 का, वो ये कहता है कि 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटेड डिटेंशन के अंदर उस पर्सन को नहीं रख सकते हो। अगर यदि 3 महीने से ज़्यादा रखना ही है तो एक्सेप्शन होता है, और उस एक्सेप्शन में ये होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको डिसाइड किया जाता है कि क्या वो पर्सन अभी भी फर्दर कॉज या डैमेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है कर्तव्य ओपन्स टू पब्लिक विद ए कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा। तो इसके अंदर जो मुझे काम की चीज़ लगी वो ये थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू लगाई जाएगी। अभी इनका जो है वहाँ पे होलोग्राम लगाया गया है, राइट। तो आई थिंक फ्रॉम द ये रिलेटेड है GS1 फ्रीडम स्ट्रगल वाले के पार्ट से। सो वी शुड नो व्हाट इज़ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। लेट्स लुक एट दैट समरी वंस, राइट। तो जो नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस थे, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। ही ऑल्सो ऑथर्ड ए बुक कॉल्ड द इंडियन स्ट्रगल एंड ही कोइंड द टर्म जय हिंद। सी, ये जो न्यूज़पेपर और जो बुक्स है ये हमेशा याद रखो, बिकॉज ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। अगर आपको पता हो कि बौद्धिस्ट में भी हो गया, या फिर जो इंडियन स्ट्रगल वाले जो फेमस जो हैं जिन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी बुक, न्यूज़पेपर ये और उन्होंने जो मैगज़ीन वगैरह लिखते हैं वो हमेशा क्वेश्चन में आती है, राइट। ही एडवोकेटेड कंप्लीट स्वराज एंड वॉज इन फेवर ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स टू गेन इट। ही वाजंट कीन ऑन नॉन वायलेंस एज ए टूल फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो है वो ये जो पॉइंट है वो ये बताता है कि इनकी जो सोच थी वो गांधी जी से थोड़ी सी अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, और इनका ये कहना था कि अगर हमको कंप्लीट सॉवरेंटी या फिर कंप्लीट स्वराज अगर हमको गेन करना है तो वो बल के पूर्वक ही गेन किया जा सकता है। और अगर आपको पता हो तो भारत को जो स्वराज मिला है वो दोनों, देखो इसमें अहिंसा का भी हाथ था और हिंसा का भी पूरा हाथ था। गांधी जी ने भी अंत में करो या मरो का नारा दे दिया था, राइट। तो आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते हो कि ये सिर्फ नॉन वायलेंस के बेसिस पे गेन किया गया था, नहीं। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट्स वाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड बिलव्ड पर्सन, राइट। एंड अगला पॉइंट है वो ये है कि बोस आइडियोलॉजी टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड लेफ्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। ही फॉर्म्ड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 एज ए फैक्शन विद इन द कांग्रेस। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है ये काम की चीज़ है, और इनका जो आइडियोलॉजी था वो थोड़ा सोशलिज्म की तरफ था, और इन्होंने ऑथोरिटेरियनिज्म जो कि इनको लगा कि कांग्रेस के अंदर है गांधी जी और नेहरू जी के रजीमे में, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी चूज़ किए गए थे, बट ही हैज़ टू रिज़ाइन बिकॉज ऑफ देयर वाज सम इंटरनली प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम, क्योंकि गांधी जी इनसे सहमत नहीं थे इनका आइडिया से, और इवन दो ही वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट बट ही हैज़ टू रिज़ाइन, राइट। अगला जो पॉइंट है वो है ही फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज। हिज फेमस कोट इज़ गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो आज़ाद हिंद फौज की जो भारत की पहली खुद की आर्मी थी उसको इन्होंने फॉर्म किया था, एंड दैट्स वाई ही इज़ मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन इन इंडियन आर्मी के अंदर तो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन है। सो ही फ्लेड फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी वाया यूरोप एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज़। वहाँ पे उन्होंने जर्मन से हेल्प मांगी, और देन ही वेंट टू जापान, और जापान में वहाँ से हेल्प मांग के, और फाइनली जापान के अंदर ही फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इन 1942। और आपको पता हो इन्होंने अपनी आर्मी का यूज़ करके इवन जो अंडमान आइलैंड वगैरह था उनको कैप्चर कर लिया था बाद में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको कुचल दिया था। ठीक है, जो अगली न्यूज़ है वो है रिकन्सिडर लॉ फीस फॉर 50% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज। इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, ये नेशनल मेडिकल कमीशन को दिया गया है। अगर आपको पता हो एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इस साल के प्री में, वो था विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। यानी कि जो गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर हैं, जो सरकारी कानून के जो अधिकारी हैं, और जो कानूनी फर्म हैं, जो लीगल फर्म्स हैं, उनको एडवोकेट के तौर पे माना जाता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, यानी जो प्राइवेट कंपनी के अंदर लॉ प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो पेटेंट से रिलेटेड अटर्नी है, उनको एडवोकेट नहीं माना गया है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। और इन दोनों में से कौन सा सही था?
क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है और पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि जो कॉरपोरेट लॉयर्स है इनको सिर्फ ये है कि जो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो अपना लॉ को प्रैक्टिस करते हैं उनको दे कैन नॉट वर्क एज ए दे कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन गवर्नमेंट कोर्ट। बेसिकली ये है कि वो सिर्फ कॉरपोरेट की तरफ से पेश हो सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो भी रिलेटेड की जो केसेस है तो गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर वो प्रस्तुत अपने केस को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो बार काउंसिल है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है कि बार काउंसिल हैव द राइट पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। तो मैंने ये क्वेश्चन गलत करके आया था, मुझे लगा कि बार काउंसिल का काम सिर्फ लोगों जो वकीलों का लाइसेंस वगैरह है उसको कैंसिल करना होता है, लीगल एजुकेशन में उनका कोई रोल नहीं है, बट आई वाज रॉन्ग। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वी शुड नो कि इसका काम क्या है। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है ये सारी स्टेट मेडिकल काउंसिल कमीशन से बात करती है और उनको जो भी जो एजुकेशन वाला पार्ट है जहाँ पे क्वालिटी में इंश्योर करना है, राइट, इट इंश्योर्स द एजुकेशन क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड एक्सेट्रा। तो ये भी काम नेशनल मेडिकल कमीशन करती है। पहले इसका जो नाम था वो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और इसको सितंबर 2020 में रिप्लेस कर दिया गया विद नेशनल मेडिकल कमीशन। तो आप इससे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब नहीं है, नाउ इट इज़ नोन एज नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। जो अगली न्यूज़ है हमारी वो है कैंपेन टू एक्सपेंड एसएचजी फुटप्रिंट। तो ये हमारा जो न्यूज़ है वो हमारे GS1 रोल ऑफ विमेन एंड एसएचजी से रिलेटेड है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में काम का क्या है, हम एक बार एसएचजी को मोटा मोटा देख लेते हैं। तो एसएचजी के जो एग्जांपल है सबसे पहले ये आपको ध्यान रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स से इफ़ यू डिफाइन एसएचजी, अगर आप एसएचजी के डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, बताते हैं क्या काम करता है, इसकी क्या क्या चैलेंज है, लेकिन अगर यदि आपको एग्जाम्पल ऐड नहीं कर पाते तो आपका 1-2 मार्क्स हमेशा कटेगा। एग्जाम्पल हमेशा आपके मार्क्स ऐड करते हैं, राइट। तो जो एग्जाम्पल एसएचजी का है जिसको फुल फॉर्म में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, यानी जो खुद की मदद खुद से करते हैं, उसका एग्जाम्पल है, एक तो सबसे फेमस एग्जाम्पल इस कुदुम्बश्री इन केरला एंड महिला आर्थिक विकास महामंडल आल्सो नोन एज माफिम इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली हम देख लेते हैं कि एसएचजी की डेफिनेशन मोटी मोटी क्या है। तो इट इज़ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी जो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों का जो कि लगभग सेम बैकग्राउंड से आते हैं, सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, यूजुअली पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है। ये साथ में से लिए आते हैं सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ कंडीशन, ठीक है, टू रिमूव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ क्रेडिट विच सर्व्स ए कॉमन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल्स, क्रेडिट एट वेरी लेस इंटरेस्ट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो इसका जो काम है वो है कि लोगों में गरीबी, इनइक्वालिटी और जो इनके पास में जो पैसे की कमी रहती है ज़रूरी कामों के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हटाया जा सके। और एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सर्व्स कॉमन पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल, यानी लोगों को नई नई चीज़ें, नए नए उनको अनुभव सिखाना, उनको नए नए उनके अंदर टैलेंट डालना, राइट। और उसके अलावा जो फाइनेंस हेल्प है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे देना। अगर यदि आप देखोगे रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है, जो मनी लेंडर्स होते हैं या फिर जो साहूकार लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, इवन 36-54% रेट पर भी क्रेडिट देते हैं। अगर यदि आपने सुना हो 2 रुपये सैकड़ा ब्याज विच इज़ 24%, 3 रुपये सैकड़ा ब्याज विच इज़ 36%, राइट। तो ये काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो नॉर्मल बैंक का जो होता है इंटरेस्ट रेट उससे थोड़ा सा ऊपर चार्ज करते हैं विच इज़ रफली अराउंड 9 to 10%, राइट। और ये लोगों के अंदर जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं विथ रिलेटेड टू मल्टीपल थिंग्स, कि जैसे गाँव में क्या चल रहा है, गाँव में किस बीमारी से हमको कैसे लड़ना चाहिए, अगर मान लो इस बार बरसात कम होने वाली है तो पानी को कैसे बचाएं, अभी कोई नया बैंक खुला है तो बैंक की फैसिलिटी को कैसे यूज़ करें, तो उस बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करता है। इवन महिलाओं के खुद के जो उनको जैसे मान के चलो किसी महिला को किसी घर में प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे नियम कानून हैं जिसकी वजह से आप उनका इस्तेमाल करके आप खुद की परेशानियों को दूर कर सकते हो, राइट। तो एसएचजी के क्या क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले गाँव के जो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करने में काम आता है, और जो लोगों की अंदर जो एकतापन होता है, जो आप कह सकते हो कि सोशल इंटीग्रिटी होती है या यूनिटी होती है, उसको बढ़ाता है। इट प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन, यानी कि आपको कुछ भी अपना धन, ज़मीन, गांव और अपना मकान, प्रॉपर्टी, ये सब आपको एज ए कोलेटरल जमा नहीं करना होता है और आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है। यूजुअली अगर आप देखो इवन बैंक के अंदर भी आपको अपने मकान की रजिस्ट्री, गहने, आपके जो इक्विटी शेयर वगैरह होते हैं उनको कुछ ना कुछ गिरवी रख करके ही आपको उसके ऊपर लोन मिलता है। एसएचजी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ट वे टू डिलीवर माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज, यानी ये वन ऑफ द बेस्ट वे है जिसके थ्रू जो माइक्रो फाइनेंस यानी कि जो छोटी छोटी फाइनेंस की जो सर्विस है, राइट। जैसे गांव के अंदर अगर आपने देखा हो वो जो LIC जमा करवाते हैं,
या फिर छोटे छोटे जो 500 रुपये पर मंथ जमा करा करके फिर बाद में उनको एक बार में इकट्ठा पैसा दिया जाता है, राइट। तो दोज आर कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिलीवर द माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज। जेंडर इक्वलिटी, जैसा कि मैंने बात ही किया था कि जो स्प्रेडिंग अवेयरनेस है, देखो एसएचजी के अंदर मोस्टली महिलाएं शामिल होती है, तो कहीं ना कहीं अगर यदि महिलाओं के पास भी अगर पैसा आता है तो वो एक अपना अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर पाती है अपनी फैमिली के अंदर भी, अपने समाज के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, राइट। और वो और महिलाओं को भी सजग करती है, तो इससे जेंडर इक्वलिटी बढ़ती है। वर्क एज प्रेशर ग्रुप, देखो अगर यदि कोई लोग ग्रुप बनाते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, इवन यूनियन हो, एसएचजी हो, किसी भी तरीके का यूनियन हो, वो हमेशा अपने आप एक प्रेशर ग्रुप बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी अपनी डिमांड होती है, उनका एक विज़न होता है कि देखो हमको ये और ये चाहिए, और उनका यही थॉट अपने आप ही सरकार के ऊपर या फिर जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करता है कि सी दैट दिस इज़ आवर डिमांड, कि ये हमारी डिमांड है और आपको इनको फुलफिल करना होगा, यू हैव टू हेल्प अस। तो ये अपने आप ही प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं, राइट, बिकॉज दे आर प्रेशरिंग दैट लोकल रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क फॉर देम। अगर मान के चलो कुछ महिला इकट्ठी होकर साफ साफ कह दे कि भाई हमको गाँव में कुआं खुदवाना है, तो अपने आप ही सरपंच को गाँव में कुआं खुदवाना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड है, राइट। तो इसलिए इनको प्रेशर ग्रुप भी बोला जाता है। विमेन एम्पावरमेंट, अगर आपको पता, आपने कुछ स्टडी पढ़ी हो तो जो जिन जिन भी महिलाओं ने एसएचजी में हिस्सा लिया है उनके ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बढ़ी है, उनकी जो एजुकेशन है वो बढ़ी है, उनकी जो स्किल्स है वो भी बढ़ी है। अब वो सिर्फ केवल पहले तो जो गाँव में होता था महिलाएं सिर्फ फसलें काटने में, फसलों से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में जुड़ी रहती थी, गेहूँ पीसना वगैरह ये सब। लेकिन आजकल की महिलाएं जैसे सिलाई हो गई, बुनाई हो गई, उसके अलावा बच्चों को पढ़ाना हो गया, आशाएं बहन बनना, नर्सिंग के अंदर जाना, राइट, इन सब चीज़ों से भी जुड़ करके उनका खुद का भी एम्पावरमेंट हुआ है, जिससे उनका खुद का न्यूट्रिशन वैल्यू ये सब काफ़ी बड़ा है। तो एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि जिन जो भी महिलाएं एसएचजी से जुड़ी हैं उनके पास ज्वेलरी, उनकी खुद की इनकम वगैरह सब बड़ी है रिलेटिवली, ठीक है। अगली जो है एडवांटेज वो है इंक्रीज फाइनेंस इंक्लूजन। देखो आरबीआई का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ड्रीम है कि भारत का हर एक नागरिक फाइनेंस की जो भी सर्विसेज है उनसे जुड़ा हो, ये उनका रियली ड्रीम एंड दे आर वर्किंग ऑन टूवर्ड्स इट। तो ये जो एसएचजी है, जैसा कि हमने कहा कि वो देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बैंक्स हैं, नाबार्ड वगैरह हो गए और जो नॉर्मल बैंक्स हो गए, ये सारे के सारे एसएचजी को अपनी तरफ जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, राइट, ताकि लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ा जा सके, वो अपने पैसे को सिक्योर कर सके, राइट। उसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जिनको हम डीबीटी भी कहते हैं, अलग अलग स्कीम्स कहते हैं, जैसे वृद्धों को जो पेंशन मिलती है उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज सके, ताकि बीच में कोई दलाल आकर के उनका पैसा खा नहीं सके, राइट। उसके अलावा सोशल इंटीग्रिटी के बारे में तो हमने बात ही कर ली थी, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो अपने आप ही एक यूनिटी बन जाती है, राइट। वॉइस टू मार्जिनलाइज सेक्शन, तो देखो ये जो एसएचजी है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े बड़े कास्ट वाले एरिया में या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर होता है, नहीं, ये सभी तरीके के लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो SC ST वाले लोग हैं, OBC वाले लोग हैं, कुछ लोग जो अछूत जिनको माना जाता है, राइट, ये जो एसएचजी है उनको भी वॉइस देता है। अगर यदि वो सारे लोग इकट्ठा होकर बोले कि हमारे खिलाफ ये गलत हो रहा है और इसको आपको सही करना होगा, तो फिर वो दे वर्क एज ए प्रेशर ग्रुप एंड इट ऑल्सो गिव्स वॉइस टू देम, राइट। उसके अलावा बैंकिंग लिटरेसी हमने बताया था कि क्योंकि ये जो फाइनेंस इंक्लूजन बढ़ रहा है तो इसमें बैंक की जो भी सर्विसेज है, जैसे FD हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ये सब बढ़ता जाता है, राइट। उसके अलावा इम्प्रूव एक्सेस एंड यूज़ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि सारे लोग मिल बैठ के बात करते हैं। अगर किसी भी एक को मान लो कोई इंश्योरेंस वगैरह मिला है तो वो जाके दूसरे को बताता है कि मुझे ये मिला है, राइट। इसके चैलेंजेस क्या है? नॉट ऑल मेंबर्स आर पुअर, सारे के सारे लोग गरीब नहीं होते जो भी इसमें पास हिस्सा लेते हैं। इकोनॉमिक गेन नॉट नेसेसरी ब्रिंग क्वालिटी चेंज इन लाइफ। देखो ये देखा जाए तो पहली बात तो इकोनॉमिक गेन बहुत ज़्यादा नहीं होता सडनली, और थोड़ा पेट्रियार्की भी इसके अंदर रोल प्ले करती है, यानी कि जो भी पैसा कमाया जाता है महिला के द्वारा वो कहीं ना कहीं पति या उनके पिता रख लेते हैं, और जिसकी वजह से सडनली उनके अंदर जो लाइफ में जो क्वालिटी चेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। पुअर वैल्यू एडिशन, क्योंकि इनके पास देखो गाँव के अंदर जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, तो जब वो अगर मान के चलो सारे के सारे वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनके पास स्किल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते पूरे ग्रुप को। नॉट मच ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, राइट। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो एसएचजी है उनके पास में रिसोर्सेज की काफ़ी कमी होती है। पुअर अकाउंटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि देखो ये नए नए अभी जुड़े ही हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं होता है, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस तो पुअर होना ही होना है। और अगर यदि एनजीओ और गवर्नमेंट अपना अगर यदि सपोर्ट हटा ले तो एसएचजी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएंगे, ये इसका एक चैलेंज है। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको एसएचजी मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए, एक इसका क्रेडिबल प्रमोटर होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई एक कॉरपोरेट कंपनी है वो ये बोल दे कि इस एसएचजी को हम फंड करेंगे जब तक हमारा खुद का अस्तित्व है,
तो विच इज़ ए क्रेडिबल प्रमोटर, राइट। तो उनके पीछे किसी ना किसी की फंडिंग है रहा हूँ। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को भी गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब है तो इनके खिलाफ कुछ भी बेकार इनको गंदे तरीके से ट्रीट किया जाए, बीच में पैसा खा रहे हैं वगैरह वगैरह। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर यदि हम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसबीआई जैसी अगर यदि आप बैंक ने आपने देखा हो तो वो गाँव में भी जाकर के अपने एटीएम खोलते हैं, इसी को फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एटीएम इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी सर्विस खोलते हैं, ब्रांच खोलते हैं, तो ये सब बढ़ना चाहिए ताकि एसएचजी के अंदर ज़्यादा लोग जुड़ सकें। अगली जो न्यूज़ है वो है मेक एंटी टीबी कैंपेन ए मास मूवमेंट। तो अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी हैज़ वर्चुअली लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो इसका हमको फ़ायदा क्या है कि यूएन के अंदर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 3, विच इज़ एंश्योर हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यानी कि सभी का जो हेल्थी लाइफ है हमको ये इंश्योर करना होगा और सभी लोगों का वेलबींग हमको प्रमोट करना होगा। लेट मी जस्ट शो इट टू यू वंस। ये देखो गोल नंबर 3 एसडीजी का, और इसके अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस डेथ, ये बताता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा टीबी से डेथ हो रही है, तो ये इसी का गोल नंबर 3 का पार्ट है, राइट। तो हमको सारे एसडीजी पता होने चाहिए, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएन के, ये कौन कौन से हमको पता होने चाहिए। अगला जो न्यूज़ है वो है नेट डायरेक्ट टैक्स मॉप अप रोज बाय 30%। तो अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती सीतारमन जी, उन्होंने बोला है कि जो टोटल डायरेक्ट टैक्स है वो 30% बढ़ा है। तो डायरेक्ट टैक्स अगर देखो, अगर आप बजट का हिस्सा होता है, बजट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर टैक्स रेवेन्यू, और उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे के सारे पार्ट आते हैं, राइट। तो जो डायरेक्ट इनकम टैक्स है, जो कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह ये सब हो गया, तो इन सब के अंदर एक बढ़ावत देखी, एक राइज़ देखा गया है। तो ये हमको क्या बताता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी राइज़ हुआ है, इंडिविजुअल ग्रोथ भी राइज़ हुई है, और ग्रोथ जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है उनमें भी बढ़ा है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से पॉज करके स्क्रीन को। सो दैट्स इट प्रेटी मच फॉर टुडे। अगर यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।